हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट है 10। उसमें हमारा एक निबंध आता है एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो आज इसको हम डिटेल में देखेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैंने ये जो जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको इनमें नोट किया है। तो आपके लिए ये जो निबंध है अगर आप इसको करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक साहित्यिक की डायरी निबंध क्या है। और जो ये निबंध है ये 112 या 113 पेजेस का है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से देखकर और जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को इसमें ऐड किया है। तो आप इसे ज़रूर देखें और इस से आप अपने नोट्स भी बना सकते हो जिससे जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवाती हूँ और इसी तरह से जो भी टेक्स्ट हमारा लगा हुआ है एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध का है। पहले थोड़ी सी जानकारी कवि के बारे में ले लेते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ और जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर। इनकी काव्य कृतियाँ देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964, बूरी बूरी खाक धूल 1980। चर्चित कविताएं भी देखते हैं। इनकी कौन कौन सी है। अंधेरे में भूल गलती और इसकी इम्पोर्टेंट कविता है एक ब्रह्म राक्षस। ये सभी हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में दी गई हैं और ये भी हमें पढ़नी है। प्रकाशित इनका जो साहित्य है वो भी देख लेते हैं। कामयानी एक पुनर्विचार, ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध। नेक्स्ट है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो भारतीय जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं वो देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा है एक साहित्यिक की डायरी जिसको हम पढ़ेंगे। और काठ का सपना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा भी जाता है और स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये किसका है। तो आप ये ध्यान रखें ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। अगला है विपात्र और ये भी इम्पोर्टेंट है। सतह से उठता आदमी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आगे देखते हैं जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनके बारे में क्या लिखा है और ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं हम एक साहित्य की डायरी। तो सबसे पहले इसकी श्रीकांत वर्मा लिखते हैं, यानी जो इसकी भूमिका दी गई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और श्रीकांत वर्मा उसमें लिखते हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने वो यहाँ पर ऐड किए हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये कथन किसका है। तो एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। और ये भी याद रखिए कि ये श्रीकांत वर्मा जी कह रहे हैं। और जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में
कटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, यानी ये प्रकरण के नाम हैं। शीर्षक किस्तें नहीं थी, यानी ये दोनों उसमें नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया और फलस्वरूप वे संस्करण में नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारी डायरियाँ 1957, 1958 और 1960 में वसुधा जयपुर से प्रकाशित हुई। तो आप ये तीनों जो सन हैं 57, 58 और 60, ये आप याद रखें और ये भी ध्यान रखें कि ये किस में प्रकाशित होती थी। तो जयपुर वसुधा जयपुर से ये प्रकाशित होती थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार होंगी, लेकिन तिथिवार ये नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम है जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को उनके प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वो सुधा के पहले नागपुर से नया खून, ये इम्पोर्टेंट है। साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत है, कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्य के विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों, जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध को शामिल करने का उद्देश्य ही यही था कि वे न तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य मानते थे और न ही साहित्य को सामयिक टिप्पणी। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप याद रखें। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, साहित्यिक की डायरी में 13 प्रकरण दिए गए हैं और ये 13 प्रकरण आपको याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं ये 13 प्रकरण कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा तीसरा क्षण, दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब और चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह और सातवां है नए की एक जन्म कुंडली एक और इसी नाम से है नए की जन्म कुंडली 2। तो आप ये याद रखें, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि नए जन्म की कुंडली 1 है, 2 है या 3 है या 4 है। तो आप याद रखें, एक नाम से ये 2 हैं, एक नए जन्म की कुंडली 1 और नए जन्म की कुंडली 2। 9 आता है वीरकर और अगला है हमारा 10वां विशिष्ट और अद्वितीय, 11वां है कटुयान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये भी आप याद रखें कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी नाम से 1 है और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से 2, यानी 2 ये हैं और ऊपर जो हमने पढ़े थे जन्म कुंडली ये हैं। तो आप इनको याद रखें। इसी तरह से 2 और 2 ये 4, तो ये हो गए और बाकी के बच्चे आप याद करें। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये क्या क्या नाम हैं और 2 कौन कौन से हैं, ये भी आप याद रखें। अगला जो अब हम जो देखते हैं, जो भी ये प्रकरण हैं इनमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा, या प्रकरण कहें तीसरा क्षण है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है। तो पहला प्रकरण है तीसरा क्षण। आज से कोई 20 साल पहले की बात है, मेरा एक मित्र केशव। तो आप ये भी समझ लें कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो लेखक है उसके मित्र का क्या नाम है, और जो अब 21 में फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये पूछा भी गया था कि लेखक के मित्र का क्या नाम है। तो ये आप ध्यान रखें कि केशव उनके मित्र का नाम है और इस निबंध में इन दोनों की ही वार्तालाप हो रही है। तो आज से 20 साल पहले की बात है,
मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल जंगल घूमने जाया करते, पहाड़ पहाड़ चढ़ा करते, नदी नदी पार किया करते। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझसे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उससे रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये किसकी वार्तालाप हो रही है, मुक्तिबोध और उसके मित्र केशव की। तो ये आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है। उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंकवादी देव मूर्तियाँ और रहस्यपूर्ण घर, अभी कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास में इन सब को दबा दिया है। मिट्टी की तह पर तह, पत्तों पर पड़ते चट्टानों पर चट्टानें छा गई हैं। सारा दृश्य भूमि में घट गया है, अदृश्य हो गया है, और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए हैं। बंगले बना दिए गए हैं। चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी हैं, और कहीं कहीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया हो और वहाँ विचरण किया हो। तो आप ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। आगे देखते हैं। एक बात कह दूं, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत ही उच्छ्वासित हो उठता हूँ। मुझे लगता है कि मन एक रहस्यमय लोक है। इसमें अंधेरा भी है। अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं। सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है, तथा काला जल है। उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस तथा काले जल में कोई बैठा है, वे शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम शाह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमत्कार और चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीले मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। तो ये आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं। मेरे मन के तहखाने में उठी हुई ध्वनि या उसे आकर्षित करती, धीरे धीरे वह मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो क्षण भर अपनी घनी बाहों वाली पर शिथिर आंखों से मेरी तरफ देखता रहता, जो कि हमारे समाज की विशेषताएं थी, हमारी चर्चा का विषय बनती। यद्यपि उसके ज्ञान संपत्ति अलग ही थी, हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। मुझे भी याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर इसे पूछ सकता है, कि गांधीवाद से भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोड़ दिया जाए कि उसे 100% बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई है। असल में यह गांधीवाद प्रवृत्ति विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। यह बातें उसने मुझे तब कही थी जब सन 30 या 31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। जब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तभी हमने रूस के पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना था। तो ये सब बातें केशव और मुक्तिबोध के बीच में हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वह मुझे पंडिताऊ भाषा में कह रहा था कि किसी वस्तु या दृश्य भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटाकर जब सब्जेक्ट प्रोजेक्ट से तादात्म्य में प्राप्त कर लेता है, तब सौंदर्य भावना उद्भुत होती है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आप याद रखें कि ये साहित्य की डायरी जो मुक्तिबोध जी का है, उसके निबंध से ली गई हैं, और उनके मित्र मुक्तिबोध के मित्र केशव और मुक्तिबोध के बीच
परिचर्चा हो रही है। मैंने उसकी बात की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करें जो उससे अछूते हैं। जैसे मेरा मित्र केशव, उसकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत तो क्या, इसमें क्या होता जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैंने जवाब दिया कि एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ कि मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है, और अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ ही तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूँ, तदाकारिता की नहीं। आगे देखते हैं। मैंने जवाब दिया, कला का पहला क्षण है जीवन का, यानी कला का क्षण जो पहला क्षण है, कला का पहला क्षण है, वो जीवन का उत्कट अनुभव क्षण है। और दूसरा क्षण है अनुभव को अपने कसकते दुखते हुए मूल्य से पृथक हो जाना। ये पृथक है भाई, पृथक हो जाना, और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने खड़ी हो, यानी फैंटेसी यानी इमेज क्रिएट कर लेना। तीसरा और अंतिम क्षण है फैंटेसी के साथ वे शब्द बंधे होने की प्रक्रिया का आरंभ, पूरे उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गति मानता। तो ये इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। अब देखते हैं, यहाँ से कला के तीसरे क्षण का आरंभ होता है। अब यहाँ एक नए संघर्ष की कहानी शुरू होती है। लेखक जो ही फैंटेसी शब्दों में व्यक्त करने लगता है तो फैंटेसी के रंग घुलने लगते हैं और सतत प्रवाह होने लगते हैं। व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और इस पर बहस हो रही है कि जो सौंदर्य है वो बाह्य है या क्या है। कुछ देर तक चुप्पी रही, वह आगे नहीं बोल सका। उसने प्रश्न उपस्थित कर दिया, जवाब नहीं दे सका। वह मेरी तरफ देखने लगा। बात को आगे चलाने के लिए मैंने कहना शुरू किया, होता यह है कि फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे आ मिलते हैं। यह तत्व उस लगातार संशोधित करते रहते हैं। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावनात्मक उद्देश्य समाया रहता है, उसमें एक संवेदनात्मक है दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उसी फैंटेसी का मर्म प्राण है। तो यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट थी, हमारा जो पहला पॉइंट प्रकरण था तीसरा क्षण, उसमें ये सभी जो इनकी चर्चा हो रही है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रकरण है, एक लंबी कविता का अंत। कल ही मैंने एक लंबी कविता ख़त्म की और उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। उसके अंत पर जितना अधिक सोचता गया, मुझे लगा कि उस कविता को बढ़ाया होगा, वह अपने आप ही बढ़ जाएगी। मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देखकर भय सा जान पड़ा। भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। दूसरे यह है कि उसके प्रकाशन में बड़ी असुविधा होती है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ कर आप अपना श्रोता बना भी लें तब भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली होगी। तब क्या किया जाए? तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं। लेकिन यह कविता है कि पाँव पसारती जा रही है और अब सुना है कि जल्दी ही एक कुंजी लिखने का काम मिलेगा। मेरी आर्थिक
कठिनाई कुछ तो हल हो ही जाएगी। इधर माता पिता भी आ रहे हैं, जरूरी है कि मैं लाभजनक कार्य हाथ में लूं। जी, लेकिन बुरी बात यह है कि मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में तकलीफ होती है। अब यह हालात है कि मुझे इस कविता को बार बार पढ़ने की, इसमें बार बार संशोधन करने की इच्छा होती है, लेकिन अब समय पर नहीं है, फिर कभी देखूंगा। तो यहाँ तक था हमारा दूसरा प्रकरण। तीसरा प्रकरण देखते हैं, डबरे पर सूरज का बिंब। जब मैं उससे सड़क पर मिला, मुझे लगा कि वे ठीक बात करने के मूड में नहीं है। राह में मुझे देखकर वह खुश नहीं हुआ था। उसकी शर्ट की पीठ पसीने से तरबतर थी, बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरा ऐसा मलिन और क्लांत था मानो 100 जूते खाकर सवारी आ रही हो। तत्काल निर्णय लिया कि वह सरकारी दफ्तर से लौट रहा है, कि वह पैदल आ रहा है, कि वहाँ अहलकार की किसी ऊंची या नीची साहित्यिक क्या राजनीतिक श्रेणी का ही एक हिस्सा है। वह मुझे फर्स्ट क्लास सूट बूट में देख सिर्फ हुए आगे बढ़ जाना चाहता है, क्योंकि वह बगल में खड़ा होकर कंट्रास्ट खड़ा नहीं करना चाहता। और भी अच्छा अप्रतिबद्ध हो गया, किंतु उसके चेहरे पर भीतर की खुशी का ज्यादा उजाला लाने के लिए मैंने उससे कहा, बोल्डनेस है जीनियस। यह गेटे का वाक्य है, तो ये आप ध्यान रखें। मैं इसे उल्टा करके पढ़ता हूँ कि मेरी कीमतें कपड़ों के घाट ने मुझे कुछ से उत्साहित तो कर ही दिया, लेकिन क्या मैं सच कह रहा हूँ? जो हम दोनों जब विदा हुए, बहुत ही दोस्त बनकर विदा हुए। अगला हमारा प्रकरण आता है, हाशिए पर कुछ नोट्स। किंतु उन विचारों की सूरतें देखकर मुझे एक नए गुजरे जमाने की याद आई। जब मैं कॉलेज का एक लड़का था, तब एक महान व्यक्ति से मेरा स्नेह हो गया। वह सचमुच का दायरा झूठ मूठ था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सही है कि मेरे दिमाग में खाली नशीली धुंध जमी रहती। तो ये यहाँ तक था फिफ्थ प्रकरण देखते हैं, सड़क को लेकर एक बातचीत। विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना होती है। इस उत्तेजना को यदि पी लिया जाए तो वह दिल को बहुत तकलीफ देती है। मैंने लिख डालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जिंदा बात इतनी शीघ्रतापूर्वक के अपनी शाखा पर शाखाएं विकसित करती जाती और उन्हें फंसाती जाती, मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उसके जिंदा विकास की गति के साथ साथ आकलनशील मन की गति बराबर बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता। यह मामूली अड़चन नहीं है। अगले प्रकरण पर आते हैं, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। न मालूम कौन सा अज्ञात अब मेरा इंतजार कर रहा है, और मैं यह मानने के लिए प्रवृत्त हूँ कि हर तरह के अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं इस दुनिया में पड़ा रहता हूँ, मुझे इल्हाम होता है। इल्हाम के बगैर हम लोगों का चल नहीं सकता। वह यह कि मैं अपनी ज्ञान की सीमाएं और उसकी व्यवस्थाएं समझो, और इसलिए अन्यों को संदेह का फायदा दो, किंतु साथ ही इन व्यवस्थाओं से पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का कार्यक्रम बना डालो, डरो नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने से ही ज्ञान की व्यवस्थाएं टूटती रहेंगी और उसकी सरहदें टूटती रहेंगी, लेकिन जिस दिन आप केवल ज्ञात से ज्ञात की ओर जाओगे, उस दिन आप केवल अपनी ही कील पर अपने ही आसपास घूमते रहोगे। तो आप ये ध्यान रखें कि ये किस निबंध से ये लाइनें पूछी गई हैं, क्योंकि एग्जामिनर आजकल डीप में क्वेश्चन पूछता है, तो ये निबंध हमें डीप में पढ़ने बहुत ही जरूरी हैं। आगे आते हैं 7वां, नए जन्म की
कुंडली 1 और 8वां है नए की जन्म कुंडली 2। तो आप इन दोनों को याद रखें। और इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइनें नहीं थी तो मैंने वो यहाँ नहीं ऐड की। तो 9 पर आते हैं प्रकरण पर। वीरकर ने इतना कहकर मेरी तरफ से इस तरह देखा मानो यह कोई अत्यंत गंभीर सत्य कह रहा हो। उसकी बात में कोई तत्व हो या न हो, मुझे वह आदमी पसंद है, इसलिए उसकी बात से मुझे एकदम निसार मालूम नहीं हो सकती। मैंने श्रद्धालु छायावादी मनोवृत्ति से उसके वक्तव्य में अर्थ देखने की, खोजने की, टोह लेने की कोशिश की, लेकिन प्रयत्न करने पर जो कुछ हाथ नहीं आया इससे स्पष्ट है कि शून्य तो है। यह मैंने महसूस किया और भीतर ही भीतर इस बात की कोशिश करने लगा कि मैं उसे मूर्ख न समझूं। तो ये लाइनें भी इम्पोर्टेंट हैं। अगला आता है हमारा 10 प्रकरण विशिष्ट और अद्वितीय और 11वां है कुटुयान और काव्य सत्य। 12वां देखते हैं कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये हमारा 13वां है। तो आप इन दोनों को याद रखें। मेरी डायरी पर बहुत कम बहस हुआ करती थी, लेकिन कल हो गई। वो जो यशराज है ना, वही उसे उस गली में रहते हैं। नहीं, उनकी वकालत नहीं चलती। हाँ, यूं ही यो आदमी काबिल है, यानी BSc BTech LLB, लेकिन बिल्कुल बेरोजगार। इस शहर में उन्हें सब जानते हैं, हंसते हैं उन पर। वे बेरोजगार हैं ना, इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा सनसनी छाई रहती है। मैंने कुछ आलोचकों के नाम भी लेने चाहिए, लेकिन कुछ आलोचक कुछ सोचकर चुप रह गया। आलोचक भी तो झूठ के साथ साथ कभी सच बोल जाया करते हैं। हाँ, यह होता है मसीहाई ही बौद्धिक अहंकार के बावजूद। यद्यपि मैं शांत था, किंतु उत्तेजना घर कर रही थी। हमारी और यशराज की आपसी सिर फुटावेल कई बार हो भी चुकी है, इसलिए उससे घबराने की बात नहीं थी। तो यहाँ पर हमने इसमें जितने भी प्रकरण दिए हैं सभी को हमने कवर कर लिया है। तो आप मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, तो आप 13 और जो प्रकरण है उसको ऐड कर लेना। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, यानी ये तो 1 है और इसका नाम है 2। तो आप जो ये चारों दिए हैं 1 2 करके आप इन्हें ध्यान रखें कि इसमें ईमानदारी 1 और ईमानदारी 2 दिए गए हैं, और नई जन्म कुंडली 1 और नई जन्म कुंडली 2 दी गई हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। और कितने प्रकरण हैं ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर अब निबंध से डीप में क्वेश्चन पूछने लगा है। तो आप इन प्रकरणों को याद रखें, और जो भी मैंने इनमें इम्पोर्टेंट लाइनें पॉइंट ऐड किए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो एक बार और देख लेते हैं कि ये हमारे प्रकरण कौन कौन से हैं। ये आपको ध्यान रखने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ये सभी पूछे गए थे। क्योंकि अगर हम निबंध डीप में नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी आंसर सही नहीं दे सकते। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। पहला है तीसरा क्षण, और दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, और चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, और छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, और सातवां है नए की जन्म कुंडली, और आठवां है नए जन्म की कुंडली 2। तो आप इनको जरूर याद रखें। और 9वां है वीरकर, 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय, 11वां है कुटुयान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो आप इन सभी को ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने साहित्य की एक डायरी जो मुक्तिबोध जी का निबंध है
उसको हमने कवर किया है। तो इसी तरह से जो भी नेट में हमारा टेक्स्ट लगा हुआ है सभी को हम कवर करेंगे। तो आगे आपको निबंध का ही एक वीडियो मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और इसी तरह से हम सभी निबंधों को कवर करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए निबंध के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।